हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कम्युनिटी। तो जो मेरे रिमेन्स के नोट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड अब टाइम कम बचा है तो फिर जल्दी जल्दी उसको ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करने का। मैं वीडियोस जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूंगा जितना हो पाएगा। एंड आप लोग फिर जब भी इसे देखेंगे या तो 1.75 या 2x की स्पीड पे देखेंगे। एंड जहाँ जरूरत होगी वहाँ रुक के नोट्स बना लेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हूबहू उस चीज को इम्प्लीमेंट करें एग्जाम में, बट एटलीस्ट इन सारे फ्रेमवर्क से एंड जो नोट्स हैं उससे आपको कुछ पॉइंटर्स, कभी आप रुके ना एग्जाम में, ये ट्राई कीजिएगा। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। आई शेयर माय नोट्स अगेन। ठीक है, तो हम लोग पिछले बार आई थिंक 8A 4D एंड एथिक्स का पूरा कर चुके थे। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये हमने एथिक्स के एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज के फ्रेमवर्क्स ये सारी चीजें देखी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए, हम्म तो जैसे मैंने बताया था कि फ्रेमवर्क्स में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ डेटा मैंने नोट करते गया था वहां पे, ताकि ये सारे डेटा जेनरिक कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो जिस पेपर के लिए लिखा गया है या जिस टॉपिक सब टॉपिक के अंदर लिखा गया है सिर्फ वहीं पे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर cyber crimes, I noted down a few important data points. Now, let's say the data of internet users being 700 million and projected to be this, then Jandhan accounts, Aadhaar accounts, and mobile subscribers. These data points can be used in GS 1, 2, 3, wherever you can fit in them. And they can even be used to enhance the quality of your answers. तो पूरा पॉइंट ये है कि जो आपके मास्टर नोट्स में आप जो भी डेटा लिखेंगे वो डेटा ऐसा होगा जो बहुत जगह यूज किया जा सकता है। और उस डेटा को आप याद करके कोशिश करेंगे कि हर जगह आप उसको स्प्रिंकल करें अपने आंसर्स में। कोई भी आंसर जिसमें कोई डेटा लिखा हुआ है, जिस तरीके का, जैसे प्रोजेक्टेड डेटा फॉर AI 2035, 957 बिलियन, ये डेटा आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर एनहांस होता है। अब कुछ जैसे हमने आगे ऊपर भी देखा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट स्कीम से ही हम काफी सारे फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं एंड उसको एक होलिस्टिक रूप दे सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर साइबर क्राइम्स हमने देख लिया तो उसके साथ AI आ जाता है, AI आ गया तो उसके बाद साथ में ही नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई। एंड नीति आयोग की जब रिपोर्ट आई तो वहां पे हम इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, क्यों इनोवेट करें इंडियन इकोसिस्टम, उसके बारे में कुछ कुछ स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट में लॉन्च की थी उस टाइम पे, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया था। जैसे रेज 2020 था AI रिलेटेड, इंस्पायर स्कॉलरशिप्स थी स्टूडेंट्स के लिए, किरण स्कीम था लर्निंग एंड R&D के लिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स फॉर कनेक्टिंग colleges and students who are computer science engineers, मल्टी डिसिप्लिनरी भी था ये, अटल इनोवेशन मिशन, ये हम लोग पढ़ते आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट स्कीम था जिसे बिग स्कीम बोलते हैं, स्टार स्कीम एंड इम्प्रेस स्कीम फॉर सोशल साइंसेज। सो अगर आपको ये सारी स्कीम्स में से तीन चार स्कीम्स भी पता है तो होलिस्टिकली आप इसको ऐसे फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं कि हम स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप हैकाथॉन्स एंड अटल इनोवेशन मिशन से अलग अलग कैटेगरीज एंड अलग अलग, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इवन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। देन किरण स्कीम, रई स्कीम, ये सब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेशन R&D को हम लोग टारगेट करें, जैसे बिग स्कीम है। So this is the holistic perspective of how do you incentivize innovation through the framework of government schemes. Now, एक नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स भी था। तो इससे आपको ना गवर्नमेंट का फोकस पता चलता है। अगर GS3 में साइबर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या GS2 में आपका गवर्नेंस या ई गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ के सारे स्कीम्स की हेल्प से तीन चार पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। एंड इवन साइबर क्राइम एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ अगर स्कीम का नाम पता है तो आपको पता है कि हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है गवर्नमेंट का। वो साइबर एज वेल एज फिजिकल सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन पे ध्यान दे रही है, AI पे ध्यान दे रही है, बायोटेक पे ध्यान दे रही है, एंड अलग अलग एज ग्रुप्स पे ध्यान दे रही है। ये अगर पॉइंट्स दिमाग में है तो आप काफी सारे पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हैं while writing answers in GS2, in GS3। GS3 में आपका सिक्योरिटी वाले पार्ट में, इवन साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट में, GS2 में ई गवर्नेंस वाले पार्ट में। अब आते हैं हम लोग, ये वाला जो फ्रेमवर्क है FMCG, RUCR एंड MMTT, ये हमने सोसाइटी के लिए बनाया था कि सोसाइटी का कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं एंड देन उसको हम लोग कैसे डिवाइड करके उससे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग इस पूरे पैरामीटर और स्पेक्ट्रम के थ्रू देख सकते हैं। वो स्पेक्ट्रम क्या है?
FMCG, दैट इज फैमिली, मैरिज, कास्ट, जेंडर। अब जेंडर में विमेन प्लस LGBTQIA++ जो भी पूरा जेंडर स्पेक्ट्रम है वो आ जाएगा। देन RUCR, क्या हो गया? RU हो गया मेरा रूरल, कैपिटल U हो गया अर्बन, C क्लास, एंड लास्ट वाला R रिलीजन। ठीक है। अब जब आपने ये मेजर पॉइंट्स देख लिए, FMCG, RUCR, आपको इससे 8 अलग अलग स्पेक्ट्रम मिल गया कि आप कहाँ कहाँ से पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स में अगर मान लीजिए आपको ये देखना है कि हाउ टू जनरेट एनी पॉइंट इफेक्टिवली, तो आप उसका चेंज देखिए। फॉर एग्जाम्पल, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग, फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन हो सकता है, या फिर मेल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, जो भी कोविड के टाइम पे हमने देखा। फिर जॉइंट टू न्यूक्लियर हम जा रहे हैं फैमिली के सेंस में। फिर कास्ट आइडेंटिटीज कैसे बदल रही हैं बोथ इन रूरल अर्बन एरियाज। तो पॉइंट ये है कि FMCG, RUCR, मुझे पता है कि मुझे सोसाइटी का कोई भी क्वेश्चन को मैं इन पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ। अब इन पर्सपेक्टिव पे कैसे देखना है, तो मैं चेंज के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ कि फैमिली पहले कैसी थी, अब कैसी हो रही है, आगे कैसी होगी। मैरिज का डेफिनेशन पहले क्या होता था, अभी क्या है, आगे और कैसे चेंज हो सकता है मैरिज। ठीक है। कास्ट आइडेंटिटीज पहले क्या थी, अब क्या हो सकती है, और अलग अलग जगह पे कैसी है, रूरल और अर्बन एरियाज में कैसी है। रूरल अर्बन डिवाइड क्या है बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटीज, एक्सेट्रा। तो उसके लिए स्कीम्स कैसे अलग अलग डिफाइन गवर्नमेंट डिजाइन करती है। तो दिस इज द होल पर्सपेक्टिव इन सोसाइटी। आपको FMCG, RUCR, अगर ये एक फ्रेमवर्क पता है एंड आपको पता है कि आपको चेंज देखना है उसका, तो फिर उससे सोसाइटी के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए पॉइंट जनरेट करना एंड किसी भी क्वेश्चन में एक इंटेलिजेंट आंसर लिखना, इंक्लूडिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स जो कि आप ऊपर सीखते आ रहे हैं, तो इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फार्म या एग्रीकल्चर का डेटा पढ़ा है, डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आए थे वो पढ़ा है, उसमें अगर मैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा मैंने पढ़ा है, तो मैं वो सोसाइटी में भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे आधार का डेटा पता है या फिर नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स का डेटा पता है, तो उससे मुझे विमेन इक्वालिटी या फिर जेंडर, मतलब जो का पे सीलिंग है, ये सब का डेटा उसमें मैं इंटीग्रेट करके एक अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। अब FMCG, RUCR पे एक बेस फ्रेमवर्क हो गया, उसके साथ में सोसाइटी के और कुछ डायमेंशन भी आप याद रख सकते हैं, जैसे MMTT, दैट इज माइग्रेशन, माइनॉरिटी, देन ट्राइबल्स एंड ट्रांसजेंडर। तो आपको याद होगा ऊपर भी मैंने एक बताया था कि जब भी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, तो हमेशा जो सबसे लेफ्ट आउट या फिर जिनके लिए हमें सबसे ज्यादा काम करना है, उन सोशल ग्रुप्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जैसे ओल्ड पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम माइग्रेशन, माइनॉरिटी, ट्राइबल्स एंड ट्रांसजेंडर को हमेशा ध्यान रखेंगे। ट्राइबल्स की जब भी बात करेंगे तो PVTGs की हमेशा, तो डेटा हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब PVTG का अगर सिर्फ डेफिनेशन ही पता है हमें कि PVTG कैसे किसी को भी असाइन करते हैं, तो उससे आपको ट्राइबल्स के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो PVTG हमें पता है कि वो बहुत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो वो क्यों वल्नरेबल हैं। अगर आप PVTG के सिर्फ डेफिनेशन या 4-5 जो पॉइंट्स के कारण PVTG डिक्लेयर करते हैं वो पता चल जाए, तो आपका ट्राइबल वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ फॉर मेंस यू ऑलवेज बी रेडी विथ सो मेनी पॉइंट्स कि कभी भी आपका हाथ ना रुके, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ लिखने के लिए रहे, किसी भी सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो FMCG, RUCR हमने सीखा, चेंज के थ्रू कैसे पॉइंट्स जनरेट करने हैं हर FMCG एंड RUCR के पॉइंट्स पे, वो हमने देख लिया। MMTT अगेन एक और पर्सपेक्टिव है, जो जो भी जिनके लिए सबसे ज्यादा काम करना है सोसाइटी में, जो ग्रुप्स के लिए, उनका हमने एक पर्सपेक्टिव यहाँ ले लिया। अब माइग्रेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, माइग्रेशन भी आप कितने सारे अलग अलग पॉइंट्स में जा सकते हैं, रीजनलाइजेशन, लिंग्विस्टिक जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, फिर इकोनॉमिक माइग्रेशन। तो ये सारा मतलब बेसिकली अगर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपका बहुत सारा पॉइंट्स खुल जाना चाहिए। तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव हियर। अब जैसे ट्राइबल्स की हमने बात की, PVTG के थ्रू बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क ट्राइबल्स के लिए मिल सकता है। अब उसमें पंचशील भी है। पंचशील अगर आप खोलेंगे तो उसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम ट्राइबल्स का उत्थान कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एक था कि इंस्टेड ऑफ असिमिलेशन लेट देम बी इंडिपेंडेंट। तो क्या क्या होता है, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है असिमिलेशन। इन दोनों ये फाइनल पॉइंट्स होते हैं जो सोशियोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो even if you understand the concept of assimilation and integration, then what should be good and what should not be done, तो ये पंचशील के कॉन्सेप्ट से आपको ट्राइबल्स के लिए पता चल जाएगा। फिर हमने देख लिया कि अगर फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा था, जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिली जा रही है। अब और क्या क्या पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं कि जॉइंट फैमिली एंड जॉइंटनेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियर फैमिली अपने आप में एक एंटिटी होगी कि मदर फादर एंड किड्स हो गए। अब
क्या ऐसा हो सकता है कि सेम सोसाइटी में मदर फादर किड्स रहे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहे, या फिर कोई और कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स हो जाए, कुछ और रिलेटिव्स रह जाएं? तो जैसे जैसे हम लाइफ इवॉल्व कर रही है, जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं, तो केवल न्यूक्लियर फैमिली नहीं होकर जॉइंटनेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो दीज आर सम ऑफ द फाइनल पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट इन योर आंसर, एंड दैट वुड रिफ्लेक्ट मोर मेच्योरिटी ऑन योर पार्ट। सिमिलरली मैरिज, अब क्या हो गया कि सिर्फ दो सोल्स का ये कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिंग फैमिलीज एंड फेस्टिविटीज आल्सो। दिस इज अ पार्ट इन विच द होल कम्युनिटी गेट्स इवॉल्व्ड एंड इन्वॉल्व। और पूरे इंडिया में अलग अलग जगह के अलग अलग मैरिज कस्टम्स एंड फेस्टिविटीज हैं, जिससे उस जगह के बारे में आपको बहुत ज्यादा उस जगह के कल्चर के बारे में पता चलता है। उसी तरह कास्ट की आइडेंटिटी एंड कस्टम्स कैसे चेंज हो रही हैं, अलग अलग जगह पे कैसे चेंज हो रही हैं, अलग अलग कास्ट के लिए कैसे चेंज हो रही हैं। अभी कास्ट सेंसस बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो फर्स्ट, अगर कास्ट सेंसस पे कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कास्ट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। कास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कास्ट अर्बन एरिया में एंड रूरल एरिया में कैसे अभी स्टैंड करता है, कितने प्रोमिनेंट कास्ट है, प्रीवियस कास्ट पे क्या क्या जजमेंट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाल में क्या क्या जजमेंट्स आई हैं। सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जजमेंट्स आई हैं डिफरेंट कास्ट को लेके। एंड आगे फिर कास्ट सेंसस प्रो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रो एंड कॉन्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। उस तरीके से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो अब जैसे अलग अलग कास्ट की आइडेंटिटी एंड कस्टम्स होती है, तो अलग अलग कस्टम्स के लिए एग्जांपल्स दिया हुआ था हमने लिंगायत का। और मतलब हर कास्ट का एक अपना एक अलग आइडेंटिटी एंड अलग कस्टम्स है। तो वो अगर आप समझ रहे हैं, या फिर ये जो आप पूरा तैयारी करके आ रहे हैं कि हाँ कास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या है, अभी उसका करंट स्टेटस क्या है रूरल एंड अर्बन एरियाज में, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का स्टेटस क्या है, उसके उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है, आगे उसको अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग कास्ट एंड अलग अलग आइडेंटिटीज का कास्ट टू क्लास किया जा रहा है चेंज, एंड क्लास क्या अभी भी क्लास कास्ट को ओवरशैडो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कास्ट अभी भी अपने जगह पे मेंटेन्ड है, उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट है, इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, इसके बारे में मेजर अगर आपके पास दो तीन पॉइंट्स भी हैं एंड कुछ कुछ डेटा है, तो इससे आपका वो एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह एक और पार्ट आ गया रिलीजन। तो अब रिलीजन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव का, या फिर इंडियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल डिस्टेंस का, कि हम सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करेंगे, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी ये चीज इंक्लूडेड है। तो जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 25, 26, 27, वो आपको याद होनी चाहिए। उन आर्टिकल्स में क्या क्या कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देन आर्टिकल 29, 30 में जो हम माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज को बचाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या हमारे पास प्रोविजंस है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आर्टिकल 243 में जो रीजन्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, या फिर ऐसे रीजन्स जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज का हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं, तो उनका क्या स्पेशल कस्टम्स है और उसको हम क्यों बचाना जरूरी है हमारे पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे पूरे कल्चर के लिए। तो ये सारे फाइनल पॉइंट्स है। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट इस एक पॉइंट रिलीजन से, या फिर इस एक वर्ड से, जैसे यहाँ पे हमने एमएमटीटी किया, इसमें माइग्रेशन माइनॉरिटी आ गया, एंड देन ट्राइबल्स एंड ट्रांसजेंडर आ गया, तो आप तुरंत कनेक्शन के लिए आपके पास GS2 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिमाग में आ जानी चाहिए, एंड क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए हाल फिलहाल में वो आपको पता हो जाना चाहिए। फिर माइग्रेशन के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स है, मल्टीकल्चरलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म का आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। भीखू पारेख एक बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं, उन्होंने और भी काफी सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की हमारे जो भी आप देखिए कुछ प्लेसेस जो होती हैं बहुत वेलकमिंग होती हैं माइग्रेंट्स के लिए, एंड वहां पे सारे लोग मिल के एक मतलब आपने ये सुना होगा कि एक मेल्टिंग पॉट मॉडल होता है, देन एक सैलेड बोल मॉडल होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, इंडिया क्या मेल्टिंग पॉट मॉडल है या सैलेड बोल मॉडल है। फिर ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे जो की वर्ड्स है, ये अगर आपको पता है एंड आप उसको एग्जाम में लिख रहे हैं, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट टू योर आंसर। So keywords in migration like multiculturalism, cosmopolitanism, salad bowl, melting pot. Then one more word which I used, I myself forgot. ठीक है। तो इस तरीके से it adds weight if you use good words related to it. रूरल इंडिया में क्या है कि हार्बिंजर ऑफ ट्रेडिशन है, प्रोटेक्शन है एंड प्रिजर्वेशन है।
तो असल में जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, तो अभी भी 65+% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस इन इंडिया। तो विलेजेस आर प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड प्रिजर्व आवर कल्चर इन अ वे। अब उसमें से कुछ कल्चर्स एंड कस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं टाइम के साथ, जो उनको होना भी चाहिए। कुछ कल्चर्स में प्रिजर्व, वहाँ पे प्रिजर्व भी हो रहे हैं, जो हमें हमारी यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। फिर उनका हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वाइल प्रिजर्विंग दोज ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स। So that's why preservation and protection are important in when we talk about rural India. अब माइनॉरिटी अफेयर्स के वजह जो यहाँ पे एमएमटीटी था, आर्टिकल 2930 आपको पता होना चाहिए, माइनॉरिटी एक्ट पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी क्या है, देन आर्टिकल 350A। तो आपका एक बहुत इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से पता होना चाहिए, जजमेंट्स अच्छे से पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए हर चीज की, एंड सम गुड वर्ड्स विच आर एसेंशियल फॉर दैट टॉपिक वो पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में जो हमारा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 8 शेड्यूल है, देन और क्या क्या आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लिंग्विस्टिक ऑफिसर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गार्डियन है लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको ये सारे की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंग्वेज आ रहा है, अगर आप उसमें ये सारी चीजें कोट कर रहे हैं along with articles, ministries and the laws which have been passed to protect it along with constitutional provisions, then it gives a completeness to your answer and generates a lot of points for you. अब अगर ज्योग्राफी आते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझने हैं तो ज्योग्राफी इज लाइक अ मोल्ड फॉर अ कल्चर। तो आप देखेंगे कि कोई भी कल्चर अगर कहीं डेवलप होता है तो उसमें ज्योग्राफी इज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर। फॉर एग्जांपल आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया जो है, तो कई सारे आइलैंड्स में आप कई सारे पीपल के बारे में पढ़ेंगे जो genetically they have become like they have larger feet and larger hands. They are extremely good swimmers and they can hold their breath underwater for a long time. Why? Because their primary food is seafood. अब उनको फिश एंड अदर टाइप ऑफ सी फूड पकड़ना है तो वो बहुत डेप्थ तक जाते हैं, बहुत लंबी डाइव्स उनको करनी पड़ती हैं। तो उसके कारण उनका पूरा जेनेटिक्स चेंज हो गया। अगर जेनेटिक्स चेंज हो रहा है जो कि हमारी बायोलॉजी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा कल्चर कितना ज्यादा इफेक्ट होता है किसी भी जगह की ज्योग्राफी से। अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो मेनली पीपल वहां पे नोमैड्स रहेंगे जो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जगह जाएंगे। अगर आप बहुत बड़ी रिवर के आसपास हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मेनली वहां पे बड़ी बड़ी सिटीज एंड बहुत बड़े बड़े सिविलाइजेशंस डेवलप होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ एशिया, जहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर रिवर बेसिन्स हैं। तो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी इज अ मेजर मोल्ड फॉर आवर कल्चर एंड इट इज अ प्राइम फैक्टर फॉर डाइवर्सिटी टू। तो जैसे कोई हिल्स आ गया बीच में, तो उसका आप देखेंगे कि उस हिल के एक तरफ एकदम ही अलग टाइप का कल्चर होगा, दूसरी तरफ एकदम अलग कल्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस, तो हिमालयस के इधर अलग कल्चर डेवलप हुआ और उस साइड तिब्बतन साइड एकदम अलग कल्चर डेवलप हुआ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म्स में भी सोचिए, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी के टर्म्स में भी सोचिए। तो कोई भी चीज अगर कहीं डेवलप हुई है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा एंड ज्योग्राफी हैज टू बी द प्राइमरी रीजन। हिल ट्राइब्स होती हैं और हिल ट्राइब्स के अपने बहुत यूनिक कस्टम्स होती हैं बिकॉज वो उस तरीके से डेवलप हुई हैं। चाहे वो अमेजोनियन ट्राइब्स हो जाएं जो कि बाकी वर्ल्ड से उनका कॉन्टैक्ट नहीं रहा है, तो उनका अपना कस्टम्स अपना कल्चर डेवलप होगा एंड हेंस ज्योग्राफी बिकम्स एन हेटेरोजेनाइजिंग फैक्टर। अब हिस्ट्री क्या है? तो हमारी हिस्ट्री जो रही है वो इंटीग्रेशनिस्ट रही है, टॉलरेंट रही है एंड एक्सेप्टेंस वाली रही है। कि जो लोग हमारे यहाँ आए वो लोग एक सोसाइटी के ही पार्ट बन के रह गए। फॉर एग्जाम्पल ज्यूज एंड मुगल्स एज पार्ट ऑफ सोसाइटी बन गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये डायग्राम के थ्रू, आप ये डायग्राम बहुत जगह यूज कर सकते हैं कि ग्लोबल से कई चीजें लोकल होती हैं, मतलब लोकली असिमुलेट होती हैं, एंड कई सारी चीजें जो लोकल है आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो ग्लोबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स आपको हर जगह मिल रहा है और कई बार हो सकता है कि अ, कर्नाटका की कॉफी या आसाम की चाय वो ग्लोबलाइज हो जाए, या फिर इंडिया का कोई कस्टम ग्लोबलाइज हो जाए, और हम बाहर के बहुत सारे जैसे पहनना ओढ़ना रहन सहन वो हम लोग बाहर का कॉपी करें। तो दिस साइकिल गोज ऑन इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब कल्चर के बारे में अगर आपको लिखना है तो उसमें क्या क्या आता है कल्चर में? फोक आता है, आर्ट, डांस, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट्स। तो अब दिस इज नॉट, कल्चर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस बट दिस इज हाउ यू थिंक। अब इसमें फेस्टिवल्स भी आ सकते हैं, सॉन्ग्स, बर्ड्स, द टाइप ऑफ क्लोथ्स यू वेयर एक्सेट्रा। सो कल्चर इज एन assimilation ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। तो कभी भी कल्चर पे कोई क्वेश्चन आए एंड पॉइंट्स नहीं जनरेट हो रहे हैं तो तुरंत इस तरीके से सोचने लगना है कल्चर का क्या क्या पार्ट है, खुद को देखना है।
किस टाइप के आप कपड़े पहनते हैं, क्या आप बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स आपका क्या है, किस टाइप के आर्ट होती है। आर्ट बहुत, अब आर्ट भी बहुत जगह फैन आउट हो जाता है, जिसमें म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर सब कुछ आता है। और फिर फोक टेल्स होती हैं, फोक डांसेस होते हैं, फोक आर्ट्स होते हैं, फोक बार्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके कल्चर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल इंडियन डांसेस में घराना सिस्टम है, म्यूजिक में भी है ये चीज। आर्किटेक्चर में क्या क्या इन्फ्लुएंस आया पर्शियन, ग्रीक एंड विक्टोरियन का, अपना इंडियन आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारे हम लोग प्रिलिम्स के भी पढ़ते ही हैं। सोसाइटी में और क्या क्या हमने देख लिया, सोसाइटी के बारे में कभी भी आएगा तो एफएमसीजी, आरयूसीआर, एमएमटीटी, ये याद रखना है। फिर उसका चेंज कैसे कैसे हुआ है एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है हर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी में, वो ध्यान रखना है। ठीक है। अब सोसाइटी के ही पार्ट में पॉलिटी के क्या क्या आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 29-30 हमने देख लिया था माइनॉरिटी राइट्स के लिए। अच्छा, सोसाइटी में एक लिंग्विस्टिक पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस पे बानी। तो इंडिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी इतना ज्यादा है कि कहा जाता है कि हर चार कोस पे बानी बदल जाती है, मतलब लैंग्वेज चेंज कर जाता है। इवन सेम लैंग्वेज का आपको अलग अलग डायलेक्ट्स मिलेगा। तो अब हम पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटी राइट्स के लिए, आर्टिकल 19 आईएलपी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज। तो अब ठीक है, आर्टिकल 19 हमें बहुत चीजों की फ्रीडम देता है, लेकिन इसी आर्टिकल से हम ये भी डिराइव करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ दैट सोसाइटी कल्चर के लिए हम लोग को क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। तो आईएलपी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जैसे अरुणाचल में है। तो वाई, टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल एरियाज की इनडिस्क्रिमिनेट मूवमेंट नहीं हो वहां पे। कई जगह पे आप लैंड फ्रीली नहीं खरीद सकते हैं, वाई, अगेन टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट रीजन। आर्टिकल 350 ए जो है ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन के लिए, जो हमने ऊपर बात की थी प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन की। आर्टिकल 351 है लिंग्विस्टिक ये प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो बेसिकली you need to be very smart in using constitutional articles to enrich your society answers। फिर आईआर का अगर कॉन्सेप्ट में हम लोग सोसाइटी को लेके आए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वी सी द वर्ल्ड एज अ फैमिली। तो अब अंगकोर वट जो है, जो एक टेम्पल है विष्णु जी से रिलेटेड, उसको एएसआई जाके रिस्टोर कर रही है। तो अगेन दैट शोज दैट इंडिया केयर्स अबाउट द वर्ल्ड एंड वी ट्रीट द वर्ल्ड एज आवर ओन फैमिली। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, जो आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर्स में, जक्स्टापोजिशन का। तो जक्स्टापोजिशन का क्या मतलब होता है कि मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन को मिला दिया है आपने। तो कई बार आप देखेंगे जैसे आप नई गाड़ी खरीद के आ रहे हैं तो उसका हम पहले पूजा करवाते हैं, उस पूजा में उसके ऊपर भी टीका लगाया जाता है, एंड गाड़ियों के आगे एंड घर के आगे भी हम लेमन एंड चिली लगाते हैं सुपरस्टिशन के तौर पे उसको बचाने के लिए। अब किसी के लिए वो सुपरस्टिशन हो सकता है, किसी के लिए वो फेथ एंड बिलीफ है। तो दैट्स व्हाई दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एनी सोसाइटी की जक्स्टापोजिशन होता है। जब भी आप सोसाइटी के आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप फैमिली भी लिख रहे हैं, एफएमसीजी में भी आप किसी भी पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो कास्ट के बारे में, फैमिली के बारे में, माइग्रेशन में, कहीं पे भी, तो देयर इज जक्स्टापोजिशन कि मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन का मिलन हो रहा है हर जगह पे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट आउट। तो वो जो चेंज की मैंने बात की, दैट इज सम वे रिफ्लेक्टेड थ्रू जक्स्टापोजिशन। फिर हमें रिजर्वेशन भी देना है क्योंकि हमें सोशल अफर्मेटिव एक्शन हम ले रहे हैं, एंड साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। एंड कास्ट एंड क्लास सिस्टम टुगेदर अब आ रहे हैं कि मतलब कास्ट जो एक सोशल आइडेंटिटी था और क्लास एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, तो उसके बेसिस पे भी अब डिविजन्स हो रहे हैं। कैसे वो डिविजन्स चेंज हो रहे हैं, रूरल एरिया में क्या अभी भी कास्ट ज्यादा डोमिनेट है, एंड अर्बन एरियाज में क्या क्लास आ गया है, या फिर दोनों में सेम है। सो अगर आप कोई पॉइंट लिखते हैं, अगर आप बोलते हैं कि नहीं अब अर्बन एरिया में कास्ट उतना बड़ा फैक्टर नहीं है लेकिन क्लास ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो उसके लिए आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, कोई ना कोई रिसर्च होना चाहिए, या किसी भी एक नोन एकेडमिक का कोई अच्छा कोट होना चाहिए। तभी आप कोई पॉइंट को आप लॉजिकली समझा पाएंगे। देन ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन एक डिबेट हो गया। अभी हमने ऊपर वाला वो डायग्राम देखा था, ग्लोबल से लोकल एंड लोकल से ग्लोबल। तो फिर प्रोजेक्ट मौसम करके उस टाइम पे चल रहा था, अब तो नहीं होगा, आई डोंट नो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स इन सोसाइटी। अगर आप इतना सोसाइटी में एफएमसीजी, आरयूसीआर, एमएमटीटी, फिर उसके नीचे जो हमने हर एक के अंदर उसका पॉइंट का डिस्कशन किया, देन जीएस 1 में ही हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटी के पॉइंट्स को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, आईआर के पॉइंट्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सोसाइटी में, ये हमने देखा। Juxtaposition एक important concept है in which we marry modernity and tradition and then we create our points, which is very important for bringing out the logical consistency of how the society is being evolved. This is very important. ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस पे आते हैं। गवर्नेंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, दैट इज पीसी तारीख। अब ये फ्रेमवर्क खुद से यूएनडीपी ने दिया हुआ है।
तो अगर गवर्नेंस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको तुरंत इन लाइंस पे सोचना शुरू कर सकते हैं, दैट इज पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। तो पीसी का मतलब ये हो गया, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी चाहिए एंड कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। अब कंसेंसस ओरिएंटेड में हमने कंसल्टेटिव भी डाल दिया था, ऐड कर दिया था कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं वो कंसेंसस से तो होनी ही चाहिए, साथ में साथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो उस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं उनसे कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू भी होना चाहिए। फिर तारीफ हो गया, तारीफ में टी आ गया ट्रांसपेरेंसी के लिए, ए अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी प्लस पावर प्लस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उससे आपको इंस्टेंटली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। कोई बोलेगा कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं बस ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं तुरंत बता दूंगा। ट्रांसपेरेंसी हो गया कि हाँ भाई, मैं हर चीज अपना अपने मन से बता रहा हूँ। जैसे कई आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स जो है अपना लीगली मैंडेटेड नहीं होते हुए पब्लिक डोमेन में अपना सारा जितना भी फैमिली प्रॉपर्टी एंड अपना प्रॉपर्टी वो सब डालते रहते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ? तो जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है या फिर जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सारे पब्लिक सिविल सर्वेंट्स को अपना एंड अपनी इमीडिएट फैमिली का जितने भी मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करना होता है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज लीगली मैंडेटेड। तो हेंस ट्रांसपेरेंसी प्लस पावर है, आपके पास पावर है तभी आपको अकाउंटेबल होना है एंड पब्लिक के लिए आपको अकाउंटेबल होना है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं दैट बिकम्स योर अकाउंटेबिलिटी। अब कंट्री में अकाउंटेबिलिटी नहीं होने के कारण, तो सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही कम है, बिकॉज दैट डज नॉट हैज दैट डज नॉट हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। तो बहुत कम ही लोग अपने दिल की अच्छाई से ट्रांसपेरेंट होंगे। तो अब आपने उसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के अकाउंटेबल बनाया लोगों को। अकाउंटेबिलिटी भी कई जगह जब सरपास होती है तब इंस्टेंसेस होते हैं करप्शन के एंड बाकी सारे जो सोशल इवल्स आते हैं। फिर आर हो गया रेस्पॉन्सिवनेस, ई हो गया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, फिर भी इसको समझना जरूरी है। आप कोई भी काम करने के लिए एफिशिएंट बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोला गया कि आपको 4 घंटे में 20 पेज या 40 पेज का नोट्स बनाना है, आपने बना दिया तो यू आर वेरी एफिशिएंट, आपने अपना टारगेट पूरा कर दिया। इफेक्टिवनेस क्या हुआ कि उस 20 या 40 पेज के नोट से क्या आप पूरा मेंस निकाल लोगे? अगर हाँ तो यू आर इफेक्टिव टू। तो इस तरीके से ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देन एक और ई आता है जिसको हम लोग इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड एफ इज फॉलो द रूल्स और रूल ऑफ लॉ के लिए। तो पीसी तारीफ जो यूएनडीपी का फ्रेमवर्क था, तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, कंसल्टेटिव एंड कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस एंड फॉलोइंग द रूल और रूल ऑफ लॉ वाली गवर्नेंस होनी चाहिए। अब एक और है, ओईसीडी ने एक और गवर्नेंस का फ्रेमवर्क दिया था, दैट इज लेसर। लेसर क्या था? लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, इफेक्टिवनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। तो आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही कॉमन है कि रेस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेजिटिमेसी जो है वो अपने आप, अगर आप कंसेंसस ओरिएंटेड ले रहे हैं एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन ले रहे हैं तो लेजिटिमेसी आ जाती है उसमें। और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जो हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की यहाँ बात कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सिवनेस आ गया, इफेक्टिवनेस आ गया। तो यू कैन आइदर यूज लेसर और किसी तारीफ इज अ वेरी होलिस्टिक फ्रेमवर्क, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैंने क्या किया था कि हम लोगों ने मिलके एक, मतलब एसडीजीज की हेल्प से ही काफी सारे फ्रेमवर्क्स एंड काफी अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग पॉइंट्स को यूज करके बोथ, मतलब पूरे GS 1 2 3 4 में आपका ये बहुत हेल्प करेगा एसडीजीज। तो हमने सारे गोल्स को खोला, सारे एसडीजी के 17 गोल्स को, एंड उसकी हेल्प से हमने काफी सारे फ्रेमवर्क्स बनाए। तो हमने वो देखा था इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कि इक्विटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। अब इक्विटी कैसे आता है? इक्विटी हो गया अगर कोई चीज एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, अफोर्डेबल है। तो यू हैव सीन इंक्लूसिव ग्रोथ, if you understand the definition, that it is equity plus economy plus environment. And what is equity? Equity in itself is accessibility, availability and affordability. अब SDG 1 to 17 को अगर आप अच्छे से खोलते हैं या फिर आप पढ़ के भी जाते हैं, उसके फिर मतलब मान लीजिए आपको एसडीजी का आपने हेडलाइन पढ़ा एंड उसके अंदर का फर्स्ट पेज में जो सब हेडलाइंस है अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो यू वुड गेट फ्रेमवर्क्स अबाउट ईच एंड एवरी एसडीजी पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल यहीं से आया पीपल, प्रॉफिट एंड प्लानिट। फिर एसडीजी नीति आयोग, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग निकालती है
एंड मॉस्पी का भी एक इंडिकेटर फ्रेमवर्क आता है कि हम अपने एसडीजी गोल्स को कितने अच्छे से पहुंच रहे हैं। तो ये आप नीति आयोग का कोट कर सकते हैं, मॉस्पी को कोट कर सकते हैं, एसडीजी के डेटा आप कोट कर सकते हैं इंडिया के टर्म्स में। वी विल जस्ट अ मिनट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें एसडीजी 1, वो नो पॉवर्टी की बात करता है, मतलब नो पॉवर्टी इन एब्सोल्यूट जीरो पॉवर्टी की बात कर रहा है वो, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। तो इससे हमारा एमडीपी इंडेक्स, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो इसी से आ रहा है, हमारे एसडीजी 1 से आ रहा है, जो नो पॉवर्टी की बात कर रहा है कि हम सारे फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी को हमें एंड करना है हर जगह। अब आप जब पॉवर्टी को खोलेंगे तो आप इसमें कितने सारे डायमेंशन डाल सकते हैं। आप इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग समझते हैं, वो डाल सकते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अगर आप 10 पैरामीटर्स खोल दें तो वो अपने आप में एक पॉवर्टी का फ्रेमवर्क हो सकता है। फिर स्पिरिचुअल पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी, थॉट पॉवर्टी, हेल्थ, अपने आप में एक हेल्थ की पॉवर्टी। तो इस तरीके से आप अलग अलग डायमेंशन में उसको खोल सकते हैं, एंड सबको ओवरऑल एंड करने को ही एसडीजी 1 माना गया है नो पॉवर्टी के टर्म्स में। देन एसडीजी 2 है जीरो हंगर। पूरे दुनिया से हमें हंगर को मिटाना है, तो एंड हंगर करना है। फूड सिक्योरिटी, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। हंगर एंड करना है, अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूविंग न्यूट्रिशन ऑल्सो। तो आप जब देखते होंगे कोई भी पॉलिसी डिजाइन होती है, जैसे कंट्री में भी मिड डे मील डिजाइन हुआ, तो उसमें भी अब क्या क्या जाएगा, तो किस तरीके से पहले हम फूड सिक्योरिटी को हमने फोकस किया, एंड देन अब हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर जा रहे हैं। तो अब उसको और क्या क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब चूंकि सस्टेनेबिलिटी को भी लेके आना है इसमें, तो हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो आप देखिए कि सिर्फ एक एसडीजी 2 से हम कितना होलिस्टिक एक आंसर लिख सकते हैं कि अगर हंगर एंड पोवर्टी या फिर गवर्नेंस का क्वेश्चन आया, या फिर सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आया, या इवन जीएस 3 में कोई क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर में, तो एसडीजी 2 का गोल है हंगर को एंड करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करना है। वो कैसे अचीव करेंगे, उसके स्कीम्स हो गए। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्कीम्स है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, and उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसको हमने कैसे इंटीग्रेट कर दिया एक लाइन। एसडीजी 3 गुड हेल्थ प्लस वेलबींग है। तो अब आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सिर्फ गुड हेल्थ नहीं है, वेल बींग भी है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफ हमें सबके लिए ये करना है। तो उसके लिए हो गया जैसे जन औषधि परियोजना, वन ऑफ द स्कीम्स हो गई जो इंश्योर कर रही है हेल्दी लाइफ को। फिर प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल, इसमें आयुष्मान भारत स्कीम आ गई। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर पीएमजेएवाई स्कीम, और भी कोई स्कीम अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉन्च कर रही है स्कीम, तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होगा, या तो गुड हेल्थ इंश्योर करना या ओवरऑल वेल बींग इंश्योर करना इंडिविजुअल्स का। अब एसडीजी 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। देन एजुकेशन में क्वालिटी का क्या मतलब हुआ, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसमें सबको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो उसके अंदर सब पॉइंट्स था, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल क्रिएट करना। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग जब भी एजुकेशन की बात करते हैं उसके अंदर हम लोग जनरली केवल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ये सब के बारे में सोचते हैं, लेकिन कितना होलिस्टिक है। स्किल डेवलपमेंट भी सोचना है, जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट मिशन गवर्नमेंट ने शुरू किया। एडल्ट एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी फोकस किया गया है इस पे। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग क्रेडिट्स डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के वोकेशंस के सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं, एक एजुकेशन का डेटाबेस क्रिएट होगा। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो जो गांधी जी का इसमें एक ये था नई तालीम में, जिसमें हम लोग वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। एक इंडिविजुअल ना सिर्फ लिटरेट हो, बल्कि उसको अपने हाथ एंड वो हर तरीके से उसको बहुत सारे काम आते हो। ओल्ड एज एजुकेशन पे फोकस किया गया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक एज तक ही लर्निंग रुक जाती है। देन टीचर्स एजुकेशन अपने आप में कितना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एजुकेशन का। सो व्हेन यू लुक एट एजुकेशन, व्हेन यू लुक एट SDG 4 of quality education, it encompasses these many and even more than these dimensions. तो अगर आपको इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में हैं, स्किल डेवलपमेंट, एडल्ट एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, ओल्ड एज एजुकेशन, देन रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो इतने सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास तुरंत आ जाएंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। SDG 5 is gender equality, and it aims to empower all girls and women.
इसमें एक बीजिंग प्लेटफॉर्म आया था, प्लस PFA 25 आया था, 25 गोल्स को लेके, एम्पावरिंग ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए। वुमेन के लिए हम लोग और भी आगे देखेंगे, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं उसके लिए। देन SDG 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो वॉश स्कीम आई थी वर्ल्ड बैंक एंड UNDP की। देन हमारा स्वच्छ भारत मिशन 1.0, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। देन 2.0 क्यों लाना पड़ा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अर्बन में ODF+ का क्या ऑब्जेक्टिव था कि अर्बन यूरेनल्स बनाएंगे। देन ODF++ में हम लोग क्या किए कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किए। तो मतलब स्कीम्स जो होती हैं या फिर जो भी आप देखते हैं अपने आसपास होता है, वो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड होता है कि पहले आप टॉयलेट्स बनाएंगे तो आप एकदम बेसिक प्रॉब्लम जा रहे हैं कि टॉयलेट्स ही नहीं है, उसको आपने खत्म जब किया, उसके बाद आप बोलेंगे कि अब हम जीरो, मतलब आउटसाइड आपका पूरा ओपन डिफिकेशन फ्री आपको पूरी कंट्री को आपने कर दिया, उसके बाद आप ODF+ पे जाएंगे कि अब हम लोग और उसके बड़े प्रॉब्लम एक लेयर ऊपर जाते हैं। फिर ODF++ और भी उसके ऊपर जा रहे हैं कि हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। अब इसके हेल्प से हम लोग ना सिर्फ सैनिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बल्कि एनर्जी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओवरऑल कंट्री का वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर SBM 1.0 एंड 2.0 में फंक्शनल टॉयलेट्स की बात की गई, जिसमें रनिंग वाटर फैसिलिटी दी गई। इससे कितना ज्यादा एक इफेक्ट आया। SDG 7 पे आते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंश्योरिंग एक्सेस to affordable, reliable, sustainable and modern sort of energy। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी जो है उसके अंदर आप कितनी सारी चीजें सोच सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल एंड मॉडर्न है तो फ्यूल सेल्स हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन को अलग अलग गाड़ियों में भी यूज कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में कितना सारा रिसर्च चल रहा है, थोरियम रिएक्टर, मतलब थोरियम एज अ मटेरियल हम लोग यूज करने की और आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हो गए। देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही बहुत मिनिएचराइज करके अलग अलग जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं। देन हाइड्रो अपने आप में कैसे हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको और ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं, ग्रिड पे उसको ज्यादा फीड कर पाए। फिर वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की गई कि पूरे वर्ल्ड का एनर्जी कहीं भी प्रोड्यूस हो, कहीं भी जनरेट हो, उसको कहीं और हम लोग यूज कर सकें, इस पे गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, जो PM ने दिया था। तो इससे क्या हुआ कि हम 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर वर्ल्ड मैप में बनाए कि हाँ इंडिया से शुरू हुआ या फिर साउथ एशिया से, पहले हमने अपने नेबर्स को दिया, फिर हम अफ्रीका को हमने कवर किया एंड फिर पूरा वर्ल्ड में एक ग्रिड बना दिया जो सोलर एनर्जी के हेल्प से जहां जहां सोलर एनर्जी रिच एरियाज है वहां पे जनरेट करके हम लोग पूरे वर्ल्ड में बांट रहे हैं। तो 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या क्या हो गए, इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड द एंटायर वर्ल्ड। So, whenever you think about affordable and clean energy, think in different dimensions. That the energy needs to be sustainable as well as modern, and it needs to be reliable. And hence, you need a mixture. Even in renewable energy, you need a mixture of hydro, solar, wind, nuclear, and fuel cells. Even in fuel cells, there are different types of fuel cells of different raw materials. Some are lithium fuel cells, and there are sodium, aluminum fuel cells. There is research going on in hydrogen, different types of hydrogen, which we have studied in prelims. So, again, you would never be short of points if you think in these direction. Then SDG 8, decent work and economic growth. Now, SDG 8 shows that there should be decent work. Decent employment क्या क्या हो गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, स्किलिंग हो जाए लोगों की, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जैसे मुद्रा स्कीम लेके आई या स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेके आई गवर्नमेंट, स्वनिधि स्कीम लेके आई हॉकर के लिए। तो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। एज आई टोल्ड कि गवर्नमेंट जो भी आप स्कीम्स लेके आती है वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड गोल को सर्व कर रहा होता है अलग अलग डायमेंशन से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्किलिंग, अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर भी हमने एजुकेशन में भी स्किलिंग की बात की थी। फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर किसी को कुछ स्टार्टअप करना है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स वो इंपॉर्टेंट है। देन MSMEs को देखना, हॉकर्स को देखना, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। अब इसमें क्या क्या आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल होना चाहिए। तो हमने ऊपर में ये देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इक्विटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जब हम लोग SDG 8 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है कि फुल टाइम एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कि मतलब जैसे एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज ह्यूज प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू एम्प्लॉय, फर्स्ट वी नीड टू स्किल पीपल एंड देन एम्प्लॉय them so that they can be optimally utilized in terms of productivity for economic growth of the country.
सो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल होना चाहिए। जीडीपी क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा? स्किलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। डिसेंट क्या हो गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इस टाइप के वर्क्स को हटाओ, स्किल बेस्ड वर्क होना चाहिए। आपका जो स्किल है उसके हिसाब से आपको काम मिले, एंड वो काम तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, एंड आप भी खुश रहोगे, एंड ज्यादा प्रोडक्टिवली आप इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करो। दैट्स व्हाई डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर ऑल होना चाहिए। वल्नरेबल सेक्शंस जो हमने ऊपर देखा, उनके लिए होना चाहिए। दिव्यांग, विमेन, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है इसके लिए, उसको आप कोट करेंगे। देन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को, जैसे आर्टिकल 24 या 23 को आपने यहाँ कोट किया, देन आर्टिकल 38, 39, 43, 43 बी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, देन आर्टिकल 46, ये सबको भी आप कोट करेंगे। तो हम लोग जब भी कोई एसडीजी पढ़ रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीएस 1, 2, 3 हर जगह यूज होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को जितना ज्यादा आप जहां यूज कर सके अलॉन्ग विद डेटा ऑफ जीएस 3 एंड गुड टर्म्स फ्रॉम जीएस 1, तो आपका तीनों पेपर्स में आंसर जो है वो होलिस्टिक लगेगा और काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआर को लेके कुछ कुछ नोट्स हमने बनाए थे, जैसे कुछ कुछ अच्छे टर्म्स थे तो मैंने यहाँ लिख लिया था। करंट स्टेट क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का? वी आर इन अ ग्रेट फ्रैक्चर, कि हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हर जगह कुछ ना कुछ फ्रिक्शन चल रहा है, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स आपस में लड़ रहे हैं। फिर ऑर्थोडॉक्स ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे ऑनरेबल ईएम ने कोट किया था, एंड केविन रड हु इज द हु हैज बीन द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों के टॉक से ये चीज काफी अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने लिख लिया था कि ऑर्थोडॉक्स ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, कि कुछ वर्ल्ड पावर्स हैं जो वर्ल्ड को डिक्टेट करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे। एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, जो इंडिया ग्लोबल साउथ की बात करता है, कि सब लोग साथ आएंगे चाहे वो कितना भी छोटा नेशन क्यों ना हो, एंड सबका एक वोट होगा, एंड दे वुड डिसाइड व्हाट शुड बी द, हाउ द वर्ल्ड शुड बी गवर्न। एंड ग्रेट फ्रैक्चर एंड न्यू कोल्ड वॉर, ये एंटोनियो ग्यूटरेस जो यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ही बोला था कि अभी जो करंट स्टेट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट फ्रैक्चर, एंड इट इज द न्यू कोल्ड वॉर। अब मिडिल पावर्स जो है वो ट्राई कर रही है, जैसे इंडिया इज ऑल्सो मिडिल पावर, तो वो ट्राई कर रही है कि कैसे कैसे अपना मतलब जो वर्ल्ड का एक गवर्नेंस है उसके अंदर कैसे अपना भी वॉइस को रखा जाए। तो G4 एक फोरम बना लिया कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए। लेगेसी पावर्स जो है वो रशिया है, देन आइडियोलॉजिकल पावर्स हैं जैसे ईरान एंड टर्की। तो दीज आर द मेजर प्लेयर्स ऑन द वर्ल्ड मैप इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये सब की टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, मिडिल पावर्स, लेगेसी पावर्स, इकोनॉमिक कंसोर्शियम्स, आइडियोलॉजिकल पावर्स, देन डेमोक्रेटिक ग्लोबलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स ग्लोबलाइजेशन, ग्रेट फ्रैक्चर, एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उस टाइम पे मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने लिख लिया था। इसको आप हेल्थ में कोड कर सकते हैं। जीएस 1 में पुअर्टी हेल्थ है, देन जीएस 2 में भी है, जीएस 3 में भी आप कोड कर सकते हैं कि 1.67 मिलियन डेथ्स पर एनम होती हैं एयर पोल्यूशन से, हेल्थ सोसाइटी इंस्टीट्यूट का डेटा है। देन 1.2 लाख अंडर 5 डेथ्स हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अभी भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अलग अलग आंसर्स में यूज हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट अब तो हमारा और काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, तो आरसीईपी उस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में था। अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ, यूके के साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स में होने चाहिए, क्यों टाइम लग रहा है। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑलवेज रिमेन इन यूज। सो कुछ कुछ डेटा कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है, मेजर ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, किनको हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है, सर्विस एक्सपोर्ट्स का वैल्यू कितना है, टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स कितने हैं, हमारे इंपोर्ट बास्केट में सबसे बड़ा कंपोनेंट किसका है, कितने बिलियंस का है, हम जो अपना पुश दे रहे हैं रिन्यूएबल्स की और उससे हमारा ऑयल पे डिपेंडेंस जो कम होगा, उससे हमें एनुअली कितने बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको लिखा होना चाहिए कहीं पे, एंड आंसर्स में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अब SDG 9 को नेक्स्ट वीडियो से करते हैं, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए।